भारत को मिलेगा इस्तेहकाम। आदाब, इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है, रोज बरोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि इंतजामिया ने हालात के मद्देनजर कई रियासतों और मुख्तलिफ शहरों में फिर लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि लॉकडाउन दूसरी शक्ल में लौटकर वापस आ रहा है। मुल्क के कई शहरों में पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, तो कई रियासतों में लॉकडाउन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। आज इसी मामले पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में अपने अपने लॉकडाउन की आखिर वजह क्या है, क्या मुल्क फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है, रोज बरोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। यही वजह कि इंतजामिया ने हालात के मद्देनजर कई रियासतों और मुख्तलिफ शहरों में फिर लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि लॉकडाउन दूसरी शक्ल में लौटकर वापस आ रहा है। मुल्क के कई शहरों में पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, तो कई रियासतों में लॉकडाउन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 10 जुलाई से 13 जुलाई तक 3 दिनों का अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 2 दिन यानी हर शनिचर और इतवार को लॉकडाउन मनाया जाएगा। इसी तरह बिहार में पूरी रियासत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सभी सरकारी दफातर को बंद कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया ने इन शहरों में फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कर्नाटक के जुनूबी इलाके में 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है। बेंगलुरु में भी 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर और खासतौर से वादी के कई अजला में फिर से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। जाहिर है कि मुल्क कोरोना के नाजुक दौर से गुजर रहा है। हर रोज कोरोना मुतासरीन का नया रिकॉर्ड बनता है। ऐसे में क्या वाकई लॉकडाउन ही एक रास्ता है जो कोरोना वबा से बचा सकता है? मुल्क में तकरीबन 2 माह का सख्त लॉकडाउन रहा, लेकिन अनलॉक 1 के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। अनलॉक 1 के बाद ही कई गोशों से आवाज उठी थी कि मुल्क में सख्त लॉकडाउन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जबकि हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, ऐसे में मुख्तलिफ रियासतों को अपने अपने तौर पर लॉकडाउन पर फैसला लेना पड़ रहा है। इस मुद्दत में सभी इबादतगाहें बंद रहेंगी, कुछ को छोड़कर मजहबी प्रोग्राम नहीं होंगे। इसके अलावा सभी समाजी, सियासी, तफरीही, सकाफती और मजहबी प्रोग्रामों का इनेकाद नहीं होगा और पार्कों को बंद रखा जाएगा। सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह कंटोनमेंट जोन से मुतालिक मरकजी वजारत दाखिला के रहनुमा उसूल सख्ती से नाफिजुल अमल रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कई रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, कई शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा यूपी में, शनिचर और इतवार को। इसी तरह से मध्य प्रदेश में ऐलान किया गया है कि इतवार के रोज मुकम्मल रियासत में लॉकडाउन रहेगा। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कर्नाटक के जुनूबी शहरों की अगर हम बात करें, जुनूबी हिस्से की बात करें और खासतौर से शहर बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर भी लॉकडाउन है। महाराष्ट्र, गुजरात और इसके अलावा तमिलनाडु के कई शहरों में लॉकडाउन किया गया है। हालात रोज बरोज कोरोना की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से इंतजामिया को यह कदम उठाना पड़ा। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वाकई में जो हालात है इतने नाजुक होते जा रहे हैं, हालात इतने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं कि रियासतों को अब इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। सैयद यासिर जिलानी है, स्पोक्सपर्सन बीजेपी से हैं। सैयद शफीउल्लाह साहब हैं, स्पोक्सपर्सन हैं जेडीएस के, बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर इकबाल हैदर हैं, सीनियर लीडर जेडीयू के, और कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ इस इश्यू पर जुड़ेंगे। शिवसेना से शैलेश पांडे भी हमारे साथ
इस इश्यू पर जुड़ेंगे। और साधना भारती स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सैयद यासिर जिलानी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, मुल्क में कोरोना के मामले रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि मुल्क के कुछ रियासतों की बात करें, कुछ बड़े शहरों की बात करें, जहां पर अब लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यासिर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। मैं साधना भारती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि यासिर जिलानी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। साधना भारती जी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मुल्क में लगातार कोरोना से हालात एक तरह से बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। कोरोना का जो कहर है वो एक तरह से बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में हमने देखा कि मुल्क के कई बड़े शहरों में, मुल्क की कई रियासतों ने सख्त कदम उठाया और अब उन्हें लॉकडाउन करने तक की नौबत आ पहुंची है। हमारे देश में पहले भी हम चर्चा इस पर करते रहे हैं। पिछली डिबेटों में भी हमने यही बात रखी और यही बात कहने का प्रयास किया। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इस चीज को कहूंगी कि ये जो कोरोना का कहर में जो स्थिति रही, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नकारा स्थिति को दिखाती है, इसकी विफलता को साबित करती है। आज हमने देखा कि अब ये कह रहे हैं फिर से अब जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति क्यों है, क्योंकि जो सबसे पहला लॉकडाउन रहा वही इनका अनप्लान्ड लॉकडाउन था। एक तरीके से लॉकडाउन के बीच में सीरियल्स में, धारावाहिक के अंदर सीरियल्स की शूटिंग तो बनती, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के डेली के धारावाहिक चल रहे थे। सबसे पहला आया अनप्लान्ड लॉकडाउन का धारावाहिक। हमने बार बार कहा कि जो केंद्र सरकार है, जो हमारी भारतीय रेलवे है, अगर भारतीय रेलवे चाहे तो एक दिन में 2 करोड़ से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकती थी। तो आपने क्यों लॉकडाउन से पूर्व मजदूरों को आपने क्यों उनके घरों तक नहीं पहुंचाया? नहीं तो प्रवासी मजदूर इस तरीके से बेमौत सड़कों पर नहीं मारे जाते। दूसरा धारावाहिक आया इन्होंने घंटी बजाओ थाली बजाओ धारावाहिक, फिर फूल बरसाओ धारावाहिक, फिर एक धारावाहिक इनका आया 20 लाख करोड़ के पैकेज का धारावाहिक, जिसका ग्राउंड जीरो पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं था। आज मोदी की सरकार में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की इज्जत तार-तार है, अरे लोगों का ठप्पड़ा कारोबार है, और पाकिस्तान द्वारा, चीन द्वारा सीमा पर हो रहा प्रहार है। नेपाल भी आंखें दिखाने को तैयार है, लेकिन मोदी जी बस मन की बात, मन की बात, मन की बात। अरे मोदी जी, अब मन की बात नहीं, अब जन की बात की दरकार है, और इसीलिए जन की बात कीजिए, जनता की बात कीजिए। और जनता, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो किसान है, उसकी जेब में डायरेक्ट कैश डालने का काम करो, और जब वो कैश डलेगा तभी जीवन का चक्र चलेगा। जब कैश आएगा तब डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 45 वर्षों में सबसे अधिक बढ़कर रोजगार दर 6.1 हुआ, पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक भाजपा की सरकार में, और अब वो 27.11 हो गया है। ठीक है साधना जी, मुझे लग रहा है कि आपकी बात मुकम्मल हो गई। डीजल के दाम पेट्रोल से भी पार। यासिर जिलानी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी यासिर जिलानी साहब, जो बात साधना भारती कह रही थी, इसका भी जवाब मुझे चाहिए, या साधना भारती को कम से कम इसका जवाब चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह कि मुल्क में दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात हैं, सबके अपने अपने लॉकडाउन है। बिहार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, कर्नाटक में कुछ हिस्सों में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, सबके अलग अलग अपने अपने लॉकडाउन है। आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं यासिर? देखिए, सबसे पहले अबू हुरैरा साहब, मैं, हमारी बहन है छोटी, साधना भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी है, मैं इनको शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन बड़ा जज्बात में अपने, जैसे ये भाषण देने के लिए मशहूर हैं, वैसे ही अभी ये पूरी तौर से भाषण दे रही थी, एकदम उसी लय में थी। थोड़ा सा समझने की अब जरूरत है। डिबेट आपको करनी है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे करनी है, तो थोड़ा चीजों को समझिए। आपने इतने सारे सवाल सरकार के ऊपर प्रहार करे, आपने कभी अपने गिरेबान में झांक दे लीजिएगा, ये चैनल पे जरा जवाब दे दीजिए। अभी मैं आपकी बहन जरूर हूँ, लेकिन पार्टी की प्रवक्ता के नाते बैठी हूँ, आप भी बैठे हैं। आप यहाँ पे मेरे को पर्सनल राय मत दीजिए, आप जरा डिबेट कीजिए और बताइए मोदी जी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मैं भाषण दे लेती हूँ, मुझे मालूम है, डिबेट भी कर लेती हूँ सर, बहुत दिनों से कर रही हूँ, 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ। ठीक है, यासिर जिलानी जवाब दे रहे हैं। जी यासिर जिलानी साहब, प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ इनका मैं। ये जो पूरा का पूरा इतिहास का पन्ना उठा के खड़ी थी, जरा राहुल गांधी से पूछ लें कि उनको फुर्सत है, अपने अहंकार से बाहर कब आएंगे।
पूरी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी गए, पूरा एक अब कहाँ जा रहे हैं यासिर जिलानी साहब, अब कहाँ कांग्रेस, अब इनका जवाब कांग्रेस में कहाँ जा रहे हैं? डिबेट पर जाना चाह रहे। नहीं ठीक है डिबेट पर आ जाइए। देखिए साधना भारती जी ने कहा है कि फोन पे वो तमाम बातें कर लीजिएगा जो बातें, मैं चाह रहा हूं कि डिबेट पर एक अच्छी सी बातचीत हो जाए कि क्या मुल्क दोबारा से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, आखिर डिफरेंट स्टेट को या शहरों को लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए इस वक्त मैं आपको, अगर आप बहुत संजीदगी के साथ मेरे से ये सवाल कर रहे हैं तो मेरा जवाब भी बेहद संजीदगी के साथ होगा। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लॉकडाउन को लगा दें पूरे भारत में एक साथ, तो जो सिचुएशन हमने मार्च से और मई जून में देखी है, वही हालात दोबारा कहीं ना कहीं सबके सामने आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था भी हमें पटरी पे रखनी है, तो ये कदम एक साथ पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन को लगाना पॉसिबल नहीं है। अब हुरेरा साहब इसे समझने की कोशिश करिए। अब जिन राज्यों में, जैसे आप जिन राज्यों का आपने नाम लिया, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और जिस तरीके से वहां पे संक्रमण का रेट बढ़ रहा है, और वहां की राज्य सरकारें सीरियस हैं, क्योंकि देखिए अब जो हम इस सिचुएशन में है नहीं कि हम अपने आप को बच सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं जवाब देना है, और जवाब देने की हमने पूरी कोशिश करी। उसका एग्जाम्पल मैंने बार बार अपनी डिबेट में कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर ने जब इसको अपने हाथ में लिया और दिल्ली की सिचुएशन को संभाला है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि तमाम राज्यों के ऊपर हमारी सरकार की नजर है। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीजों को। वो राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बिल्कुल संवाद उनका लगातार हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अब आइए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है एज ए नागरिक। हम लोग आज हमने पहले भी चर्चा जब करी थी, अब हुरेरा साहब, हैदराबाद से लेके दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तक की, तो हमने ये देखा था कि हम लोग खुद फ्री हो गए। जनमानस को आप जाके देखिए, पार्क में धड़ल्ले से घूम रहा है, ना मास्क है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हम आखिर अपने आप को कैसे इस बीमारी से सेव करेंगे, इस वायरस से सेव करेंगे। वायरस अब किसी को पहचान नहीं रहा है कि कहाँ पहुंच रहा है और कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट भारत के हर राज्य में पहुंच चुका है और कोशिश जारी है। तमाम महकमे जो होते हैं सेंट्रल सरकार के, हमारे काउंटर पैनलिस्ट जो भी है, वो कटाक्ष करेंगे सरकार पे, लेकिन आपके पास भी आंकड़े हैं कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, किस तरीके से WHO के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, वहां से जो एक सिस्टम होता है सरकार का, उस सिस्टम में काम कर रही है। लेकिन हम ब्लेम गेम का, आज आपने मुझसे जब मना कर दिया कि कोई राजनीति नहीं करेंगे, तो ब्लेम गेम पे मैं नहीं जाऊंगा, ना मैं ये बताऊंगा कि कौन सी पार्टी। जाहिर सी बात है कि ब्लेम लगाने से अच्छा है कि किसी इशू पर कायदे से बात कर ली जाए, किसी नतीजे पर डिबेट पहुंचे, इस डिबेट से कुछ निकल कर आए। जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उन्हें भी डिबेट से कुछ मिलना चाहिए, कुछ हासिल होना चाहिए। जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, बहुत सही। नहीं, मैं खुद चाह रहा हूँ कि एक संजीदा बातचीत हो जाए, और जितने पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सभी लगातार मेरे साथ जुड़ते रहते हैं। मेरे साथ शैलेश पांडे साहब, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शैलेश पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सैयद शफीउल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। सैयद शफीउल्लाह साहब, इससे पहले जो हमने डिबेट किया था तकरीबन कोरोना के जो मामले बढ़ रहे थे, इसी इशू पर था। आज हमारा इशू यह है कि मुख्तलिफ स्टेट और शहरों में दोबारा से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत पहले JDS और कुमारस्वामी ने आवाज उठाई थी कि बेंगलुरु के अंदर और खासतौर से कर्नाटक और बेंगलुरु में लॉकडाउन होना चाहिए। उस वक्त आप लोगों की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन आज देखिए कि बेंगलुरु में और जो साउथ के इलाके हैं कर्नाटक के, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हमारी मरकजी हुकूमत ने, हमारे श्री वजीर आजम मोदी जी ने अनप्रिपेयर्ड लॉकडाउन घोषित किया, अनप्रिपेयर्ड, अनप्लान्ड। इसकी वजह से अभी हमारे श्री यासिर जिलानी साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि लोग बगैर मास्क डाले के घूम रहे हैं वगैरह, लोगों पे वो उल्लू बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके ऊपर उल्लू बिठा के हो गया। अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्यूर हो रही है। अनप्लान्ड और अनप्रिपेयर्डनेस में मास्टर्स हैं। अभी देखिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, जबकि कोरोना जो है ये हमारे मुल्क के ऊपर आई हुई आफत है, सारे लोगों पर आई हुई आफत है।
सरकार को, अपोजिशन को और लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे में हमारा यासिर जिलानी साहब को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में क्या कर रही है ये हुकूमत, और जब कोरोना शुरू हुआ, कोरोना की तरफ ध्यान देना चाहिए था। उस वक्त मध्य प्रदेश में क्या किया? ऐसी पॉलिटिक्स जो बहुत जरूरी है, और ये कोरोना से मुल्क को बचाने से ज्यादा इनको जरूरी पड़ गया कि हुकूमतें गिराएं, ये जरूरी है। ये पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? अगर अपोजिशन ने आवाज उठाई तो पॉलिटिक्स कर दिया, और सवाल उठाया तो देश के खिलाफ बात कर दी, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहे, हुकूमती गिरानों में पूरा टाइम लगाते रहें और कोरोना की तरफ ध्यान न दें, और जो ध्यान दिया वो अनप्रिपेयर्ड और अनप्लान्ड था। इसके बावजूद ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं और अपोजिशन पॉलिटिक्स कर रहा है। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। सही बात ये होनी चाहिए कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सबके ऊपर आई हुई आफत है। लोग मर रहे हैं, दिन रात लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ कर्नाटक में ये हो जो रहा डिमांड है जेडीएस या कुमारस्वामी कर रहे थे, उसके हिसाब से तो अब लॉकडाउन कर दिया गया कर्नाटक में। कर्नाटक के जो साउथ रीजन का इलाका है उसमें कर दिया गया, बेंगलुरु में लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन इज वन पोर्शन। देखिए अबू हुरैरा साहब, लॉकडाउन एक पोर्शन है पूरे सिस्टम का। दूसरा पोर्शन यह है कि लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि पॉलिटिक्स छोड़कर इस काम पे पूरी तरह से लगे। अभी हुकूमत ने यह किया है कि प्राइवेट अस्पतालों में कितना चार्जेस करना, ये रेट फिक्स किया है। उस रेट के हिसाब से हर पेशेंट को सिर्फ 10 दिन के लिए 2.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए हो रहे हैं। अगर सारे प्राइवेट अस्पतालें भरी पड़ी हैं और गवर्नमेंट की अस्पतालें भी भरी पड़ी हैं, तो गरीब लोग जो अनप्रिपेयर्ड, अनप्लान्ड लॉकडाउन घोषित करने की वजह से, हमारे मोदी जी के आधी रात में रात के 8 बजे आके घोषणा कर देने से जो फंस गए थे, वो अगर शिकार हुए हैं तो वो कहां 3.5 लाख रुपए लेकर शफीउल्लाह साहब, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। 3.5 रुपए नहीं रहेंगे। जो बात अपोजिशन कह रहा है, लगातार जो बात अपोजिशन कह रहा है कि अनप्लान्ड, मतलब कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई, पहले से कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। यासिर जिलानी साहब है, उनसे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से अपने जो 2 पैनलिस्ट और बचे हुए उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं शैलेश पांडे साहब आपके पास आ रहा हूं। शैलेश पांडे साहब, महाराष्ट्र में क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब हैं, कई शहरों में हमने देखा कि वहां पर लॉकडाउन अब लगाना पड़ा है दोबारा से। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? क्या सरकार ने यह कदम वाकई में देर से नहीं उठाया? पहले अगर यह कदम उठा लेते उद्धव ठाकरे तो शायद केसेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। देखिए अबू जी, मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जो हालात है जी, महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य है। यहाँ पर उद्योग, व्यापार, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र, आपको भी पता है, मुंबई से सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम केंद्र सरकार को देते हैं, आर्थिक राजधानी है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था आपके डिबेट में कि जान है तो जहान, लेकिन अब हमें जान के साथ साथ जहान भी सुरक्षित रखना है। हमें उन उद्योग व्यापार को भी बचाना है, जो लोग नौकरी पेशा है उनकी नौकरी को भी बचाना है। किसान है, गरीब है, मजदूर है, उनको भी 2 वक्त की रोटी मिले, क्योंकि लॉकडाउन इतना लंबा हो चुका है कि अब लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो चुका है। जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो वहां पर जो हॉस्पिटल के बिल आ रहे 4 लाख 5 लाख रुपए, ये एक भी भयावह दृश्य है। तो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय महाराष्ट्र में पुणे की हम बात करें, चिंचवड़ की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, भिवंडी की बात करें, तो यहां पर लॉकडाउन तो दोबारा से लगा दिया गया है। क्यों यह कदम उठाना पड़ा? जी देखिए, मैंने बताया ना कि हमने शुरू से ही इसमें थोड़ी ढील दी हुई थी, क्योंकि लोगों को राहत पहुंचाना था। लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट बने, जैसे पूना, पिंपरी चिंचवड़ की बात की, आप थाना की बात हुई, मीरा भाईंदर की बात हुई, यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लगाया गया। वो इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया कि वहां पर जो कोरोना रोगियों की संख्या है, उस संख्या में बढ़ोतरी हुई, इसलिए उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसको फिर से काबू में लाने के लिए एक लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन वो लॉकडाउन भी परमानेंट नहीं है। हम जैसे जैसे ये कोरोना के रोगियों की संख्या हम कम कर रहे हैं। आज मुंबई में देखिए, मुंबई को लोग, विपक्षी लोग टारगेट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, रोज आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज आप धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा
झोपड़पट्टी है, आज वहां पर हमने उसको पूरा कंट्रोल किया उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में। उद्धव साहब ठाकरे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कोरोना से लड़ रहे और उसको मुंबई में कंट्रोल किया है। मेजर इकबाल हैदर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम आपको एक नया संदेश देंगे मुंबई से, और धारावी ने एक मिसाल पेश किया है, धारावी से हमने मिसाल पेश किया है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। मैं दोबारा से आऊंगा। मैं इकबाल हैदर साहब आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल हैदर साहब, बिहार में 31 जुलाई तक फिर फैसला लिया गया कि लॉकडाउन होगा। नीतीश कुमार की सरकार को आखिर यह कदम क्यों उठाना पड़ा, या कदम क्या वाकई में देरी से नहीं उठाया गया जितनी तेजी से बिहार में मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, इतिहास साक्षी रहा है इस बात का कि जब जब बिहार के हित में, बिहार के हक में, बिहार के फलाह के लिए जब जब जरूरत बिहार के वजीर आला को मिला है, जब जब मिला है, जब जब उन्होंने कहा है तो उन्होंने हमेशा उस पर ये किया है, चक्कर मिल जाता है। तो वो हमेशा फलाह का काम उन्होंने किया है जी। और कोरोना का जहां तक मामला है, तो कोरोना तो एक बला है और इससे पूरा विश्व प्रभावित है, पूरी दुनिया इससे गंभीर तरीके से मुब्तला है। और पूरे दुनिया के लोगों को इस हित में, या किसी भी स्टेट या इसकी गवर्नमेंट हो, स्टेट की या किसी कंट्री की, तो उसको इस पब्लिक के हित में कदम उठाना चाहिए। हमारे इज्जतमाब वजीर आला ने जरूरत महसूस किया कि नहीं, बिहार की हुकूमत ने वो जरूरत महसूस किया। तो जब केसेस इतने ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, केसेस जब इतने ज्यादा हो गए, उस वक्त जरूरत महसूस हुई। अगर पहले से ही ये लॉकडाउन होता या लॉकडाउन कंटिन्यू होता तो शायद इतने केसेस नहीं होते। इकबाल साहब, उन्होंने लिया स्टेप। वही है जो जानता है, पूरी दुनिया, सुपर पावर अमेरिका ढाल मार के रो रहा है। आप देखिए, बलवान सर्वशक्तिमान देश है और हमारी बिहार की हुकूमत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना से अफेक्टेड लोगों को रोकने के लिए हर गरीब परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन मुफ्त देने के लिए 160 करोड़ रुपए दिए उस पीरियड में। नहीं, अब देखिए, हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। मास्क क्या दिया या क्या मदद की, चावल दिया, गेहूं दिया, उसकी बात नहीं हो रही, लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं साधना भारती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। साधना भारती जी, हमने देखा कि शुरुआत लॉकडाउन की नेशनल लेवल से हुई थी, तकरीबन 2 महीने तक 5 मरहलों में ये लॉकडाउन चला। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी अब स्टेट को एक तरह से सौंप दी गई है? अब सेंटर का उससे कोई लेना देना नहीं है कि जो स्टेट जहां अपने हिसाब से समझे लॉकडाउन करे, सेंटर ने एक तरह से अपना जो पल्ला था वो झाड़ लिया है। तो सेंट्रल पहले ही आपको कहाँ उनकी संजीदगी दिखी? अभी आशीष जी बड़ी संजीदगी की बात कर रहे थे, तो संजीदगी तो आपकी तभी दिख गई थी ना कोरोना के कहर को लेकर, जब आप यहाँ कोरोना का संकट चल रहा था। आप मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर लोकतंत्र को लूटतंत्र बना रहे थे। आपकी संजीदगी तब दिखी जब कोरोना का कहर चल रहा था। आप बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे थे, 72,000 LED लगाने का पैसा है इनके पास, लेकिन मजदूर को घर पहुंचाने का और उसकी जेब में डालने का पैसा इनके पास से नहीं निकला, और उसको निकालने के लिए इन्होंने कहा हमने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। अब मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि आप जो इतिहास की बात अभी कर रहे थे, इन्होंने पहली लाइन में कांग्रेस का इतिहास मुझे बताने की बात की। कांग्रेस का इतिहास रहा है शहादत का, कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है? वो नहीं, अब देखिए कांग्रेस, नहीं, ठीक है, अब देखिए, नहीं, ठीक है, कांग्रेस के इतिहास पर बात मत कीजिए। हमने डिबेट रखा है लॉकडाउन के ऊपर, हमारा जो इशू है। साधना जी, कांग्रेस के इतिहास पर बात कहाँ कर रही है? बिल्कुल, मैं आपके डिबेट के टॉपिक पर ही हूँ। बिल्कुल, मैं डिबेट के टॉपिक पर ही हूँ अबू जी। मुझे सिर्फ नहीं, देखिए, मुझे हेमंत बिश्व शर्मा मिलने गए थे राहुल गांधी जी, तो अपने चिट्टे के साथ खेल रहे थे राहुल गांधी। ये इनका इतिहास है।
वो उनका नहीं नहीं यासिर जिलानी, देखिए मैंने साधना जी को मना कर दिया। आप डिबेट पर ही रहिए, डिबेट पर रहिए, टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर रहिए आप लोग। नहीं साधना जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, मुख्यमंत्री टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर रहिए। डिप्टी सीएम को देशद्रोह केस का नोटिस भेज देता है। साधना भारती जी, ये कांग्रेस की सोच है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को देशद्रोह के केस में सम्मन भेज देता है। ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस का कल्चर है कि उसके नेता माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए। यासिर जिलानी, ठीक है यासिर एक मिनट तो खामोश हो जाइए। मैं साधना भारती, लॉकडाउन पर साधना भारती, साधना भारती, साधना मुझे सुन पा रही हैं आप? साधना भारती मुझे सुन पा रही हैं आप? जनता ने दिखाया, वायनाड जाना पड़ा। नहीं साधना भारती, मैं ये कह रहा हूँ कि टॉपिक पर बोलिए आप। कहाँ कांग्रेस की हिस्ट्री की कहाँ बात कर रही हैं? वायनाड जाना पड़ा, इस बार वायनाड भी आ जाएंगे। यही हरकत रही तो वायनाड भी आ जाएंगे। दलाली करने का काम करते हो रक्षा सौदों में, शर्म आनी चाहिए। नहीं देखिए ये लॉकडाउन की चर्चा यहाँ पर हो रही। लॉकडाउन पे आप बिल्कुल नहीं बोल रही साधना भारती जी। साधना भारती जी, मुल्क में दोबारा से लॉकडाउन की क्या जरूरत महसूस की जा रही है? यहाँ कांग्रेस की हिस्ट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। अरे तो इनसे पूछो ना। मैं ये कह रहा हूँ टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर बात कीजिए। ठीक है मैं इकबाल साहब आ रहा हूँ, मैं इकबाल साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है देखिए साधना भारती जी, पहले आप भटके, उसके बाद यासिर जिलानी ने तमाम बातें कहनी शुरू की हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि टॉपिक पर रहिए आप लोग, टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर बात कीजिए, टॉपिक से भटकना नहीं है। होती रही मौतें, भटकती रही अबू हुरैरा साहब, ठीक है, मन की बात सुनाते रहे। टॉपिक पर ही तो बोल रही हूँ। ठीक है, मोदी जी मन की बात सुनाते रहे। और इसीलिए साधना भारती जी को, साधना भारती जी को आप ये बताएं, साधना भारती जी को आप ये बताएं कि ये डिबेट है और डिबेट का उसूल जाना है। मैंने बता दिया मेरा। साधना जी, साधना भारती जी, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि नेशनल लेवल पर पहले लॉकडाउन लगाया गया और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो क्या सेंटर ने अपना पल्ला जो है भाग लिया लॉकडाउन से? साधना भारती आप सुनना नहीं चाह रही है मैडम? साधना भारती आप सुनना नहीं चाह रही? मैं जुमलेबाजी नहीं करती सर, आपको जानना चाहिए, साधना भारती जानना चाहिए। ठीक है, मैं इकबाल साहब आ रहा हूँ। इकबाल साहब थोड़ा सा ऑडियो डाउन करिए। इकबाल साहब जानना चाहिए, ठीक है, लॉकडाउन में आप नहीं एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। इकबाल साहब अभी थोड़ा सा खामोश रहिए। मैं साधना भारती जी, मुझे अगर नहीं सुन पा रही, इस तरह से बात करेंगे आप, कंटिन्यू बोलती रहेंगे, डिबेट बर्बाद हो जाएगा, मेरा 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम बर्बाद हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको खामोश कराता रहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको खामोश कराता रहूंगा। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितने पैनलिस्ट हैं कि एक एक करके प्लीज बात कीजिए, अपनी अपनी बात रखिए। मैं सबके पास आ रहा हूं, मैं सबको बराबर टाइम दे रहा हूं। कोई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, कोई मेरे पास वो नहीं है। मैं सबको टाइम दे रहा हूं, सबको बराबर का वक्त मिलेगा, लेकिन इशू पर बात कीजिए, इशू से भटकना नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। This show is co-powered by PolicyBazaar.com, PolicyBazaar.com, compared by Save. पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो मुल्क के कुछ हिस्सों में दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है और कुछ शहरों में जो ज्यादा मुतासिर है वहां पर भी अब लॉकडाउन लग रहा है। सवाल यही उठता है कि क्या अनलॉक 1 करने में या लॉकडाउन को अनलॉक करने में क्या सरकार ने जल्दबाजी कर दी? आखिर चूक कहां पर हो गई, गलती कहां पर हो गई जिसकी वजह से आज फिर रियासतों को या दूसरे जो शहर हैं, सिटीज है, उसमें दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं सैयद शफीउल्लाह साहब ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, उसके बाद यासिर जिलानी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सैयद शफीउल्लाह साहब, क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से मुख्तलिफ रियासतें या खासतौर से कर्नाटक की हम बात करें जहां से आपका ताल्लुक है, दोबारा से जिस तरह से लॉकडाउन करना पड़ा, क्या जब अनलॉक 1 हुआ था क्या जल्दबाजी में एक कदम उठाया गया था सरकार की तरफ से अनलॉक का? देखिए, असल में सरकार को चाहिए था कि हेल्थ एक्सपर्ट्स को उनकी सलाह लेते, हेल्थ एक्सपर्ट्स की और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की सलाह लेते और तब लॉकडाउन फ्री करते। वो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से फिर दोबारा करना पड़ा। जो दोबारा किया गया है हम समझते हैं कि वो जरूरी था, क्योंकि ये टेक्निकली रिक्वायर्ड है। क्योंकि वो आदमी को जो इन्फेक्टेड है उसको नॉन इन्फेक्टेड लोगों से सेपरेट करना है, इसके लिए पूरा लॉकडाउन जरूरी है। ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। इसके लिए लोगों को भी चाहिए कि पूरी तरह से इसका साथ दे और हुकूमत के साथ कोऑपरेट करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले कि जो कोई शिकार हो रहे हैं इस मर्ज का, वो सारे लोगों को बेड्स काफी नहीं है, और जो बेड्स हुकूमत के पास हैं वो सब भरी हुए हैं। और सिविल हॉस्पिटल्स में तकरीबन 60,000 बेड्स वो भी भर गई हैं, और सिविल हॉस्पिटल्स में 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक डिमांड किया जा रहा है 10 दिन के लिए। अभी मुझे ये बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोविड के लिए वजह से और कोरोना की वजह से 20 लाख करोड़ रुपयों का ऐलान किया। वो 20 लाख करोड़ रुपए किस लिए दिए, कहां दिए और क्या हुआ उसका? क्योंकि जो लोग बगैर खाने के भूखे मर रहे थे उनको एनजीओस ने खाना पहुंचाया। और यहां कर्नाटक में हमने देखा बीजेपी के लोग, बीजेपी के एमएलएस हुकूमत के चावल लेके और दाल लेके अपना फोटो चस्पा करके और बीजेपी का मार्क उसके ऊपर चस्पा करके तकसीम कर रहे थे। जबकि एसडीपीआई और पीएफआई कैसी भी पार्टी हो, वो कौन भी हो, लेकिन उन्होंने काम किया है, मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे और बहुत लोगों तक खाना पहुंचाया, बहुत लोगों को। यासिर जिलानी साहब, पीएफआई वाले जो कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर रहा है। सब बात हो गई, बात कंप्लीट हो गई। यासिर जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई में जिस तरह से अनलॉक जब किया गया उस वक्त सरकार हालात के नजाकत को नहीं समझ पाई जितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़े? क्योंकि तकरीबन 2 महीने तकरीबन लॉकडाउन रहा, 5 मरहलों में यह लॉकडाउन चलता रहा पूरे मुल्क में, लेकिन उसके बाद जैसे ही अनलॉक होता है कोरोना के मामलों में इजाफा होना शुरू हो जाता है।
सरकार समझ नहीं पाई, उससे चूक हो गई? नहीं, सरकार से कोई चूक नहीं हुई है। एक तो आप बिल्कुल क्लियर इसको मान के चलिए। देखिए, सिचुएशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरीके से पूरी दुनिया घबराई हुई थी कि दुनिया के जो देश हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस महामारी को कंट्रोल कैसे किया जाए। और जो बहुत बड़ी शक्ति है, अमेरिका जैसी, जिसे महाशक्ति कहते हैं, तमाम यूरोपियन जो देश हैं, उनकी हालात बद से बदतर थे। डेली मौतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज हमारी देखिए, हम उसके बावजूद भी सरकार ने डिसीजन फौरन लिया, सरकार ने सब कुछ रोक दिया, जबकि सरकार को इस बात का एहसास था कि उससे आने वाले वक्त में हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना बड़ा असर करने जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार ने इन सब के बावजूद ये डिसीजन लेके एक लोगों के माइंड में, देखिए, हम अपना कर्तव्य जो मैं बार बार आज, क्योंकि आपने मुझसे मना किया कि कोई राजनीति नहीं करनी है, तो आगे मैं 20 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ, लोगों को पहुंचे क्या, वो बता दीजिए। उस 20 लाख करोड़ का भी जवाब दूंगा। शफीउल्लाह साहब बहुत बेहतरीन इंसान है, संजीदगी से बात रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सरकार से इतनी नफरत करेंगे, ये समझ में से परे हो जाता है कि आप एक तरफ पीएफआई और जो आतंकवाद में और दहशतगर्दी में मुलविस पार्टी है उसकी तो तारीफ कर देंगे, लेकिन सरकार के मुखिया हमारे वजीर आजम अरे भाई उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने देखिए सारी मीडिया दिखा रही है कि उन लोगों को वो लोग काम कर रहे हैं। आपने जब बोला, काम कर रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, मैं सामने आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बोल दे, एक आदमी उसके बाद कहे, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया बता रही है वो काम कर रहे हैं। मीडिया जो बता रही है उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है शफीउल्लाह साहब, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। यासिर जिलानी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ उसके बाद तरह तरह से हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसने सवाल खड़ा किया कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों नहीं हुआ। आप देखिए कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट है, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। ये सच है कि बिहार के वजीर आला ने बेहद शानदार काम किया। बिहार के वजीर आला ने, आप कहते हैं कि मजदूरों को किसने मदद की? साहब, सारी आपकी बातें ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर अनलॉक से सरकार ने लॉकडाउन से कुछ सीखा था तो उसके बाद हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हुए, या दोबारा से हालात इतने ज्यादा खराब होने के बाद नौबत फिर वहीं पर आ गई? लॉकडाउन की शक्ल सिर्फ बदली, लेकिन लॉकडाउन फिर से हो रहा है। आप देखिए, बहुत से स्टेट हैं, आप अपनी उंगलियों पर गिनिए, गुजरात से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मतलब एक लाइन लगी हुई है। महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, किसी न किसी शक्ल में लॉकडाउन हो रहा है। यूपी में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ, बिहार में 15 से 16 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हुआ, मध्य प्रदेश में हर हफ्ते हर इतवार को लॉकडाउन होगा, कर्नाटक में कुछ शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है। तो लॉकडाउन तो हो रहा है, इसका मतलब पहले के लॉकडाउन से हम सीखे नहीं। तो देखिए, सरकार ने जब लॉकडाउन में, आपने बहुत शानदार सवाल अबू हुरैरा साहब, मुझे 10 सेकंड सुन लीजिएगा। जब सरकार ने लॉकडाउन में सख्ती करी, हमारे अफसरान, हमारे पुलिस फोर्स ने जब सख्ती करी, तो यही विपक्ष है वो तरह तरह के सवाल उठाने लगा कि हम तो बदले की राजनीति कर रहे हैं, बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो जनमानस हैं उनको भी तो प्रैक्टिस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, मान लीजिए कि भारत में 3-4 ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे बाहर निकल के आई, और ये कोरोना की महामारी और नीचे जो हम बिल्कुल उन तक पहुंची है। इस बात को हम सरकार में रहने के बाद भी मानते हैं, लेकिन उसके कंट्रोल करने की जो सारी कवायद है, जो सारी ताकत है सरकार के पास, क्या सरकार कर नहीं रही है? क्या सरकार में आपने पीएम केयर फंड्स पे सवाल उठाया? पीएम केयर फंड्स में के तरफ से जो आपको जो मशीन आई है, वहां पे जो ऑक्सीजन का पूरा सिस्टम आया है, 50,000 से ज्यादा उसकी खेप आ चुकी है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। सरकार पूरी 50 लाख के पैकेज की ये लोग बात करते हैं। ये इतने संजीदगी, इतने एक्सपीरियंस के साथ हमारे शफीउल्लाह साहब ने बहुत लंबी जिंदगी और राजनीति की बहुत लंबा एक वक्फा इन्होंने गुजारा है। इनको मालूम नहीं है कि सेंट्रल की सरकार, राज्य की सरकार के साधना भारती जी, साधना भारती जी, मैं शैलेश रटवाल साहब इसके बाद आ रहा हूँ। साधना भारती वेट कर रही। मैं साधना भारती, जिस तरह से यहाँ पर यासिर जिलानी ने कहा कि सरकार बहुत संजीदा है और सरकार से कोई गलती नहीं हुई, सरकार बल्कि लॉकडाउन से उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि अगर लॉकडाउन से सरकार ने सीखा है तो केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं
और आज फिर उसी नौबत पर, उसी जगह हम फिर क्यों पहुंच गए? जिस लॉकडाउन को हमने खत्म किया था आज उसकी फिर नौबत आ गई है। साधना जी। जी देखिए, ये तो अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं ना, इन्होंने आज तक नहीं मानी अपनी गलती, कभी नहीं मानी। ये पहले भी जब बीच में एक डिबेट थी चाइना पर, ये तो वही बात हो गई, वो एक पैनलिस्ट भाजपा के तब ये कह रहे थे कि चाइना सामान लोग खरीदना ही बंद कर दे तो बेचना बंद हो जाएगा। अरे भाई, जब आप लोगों को कराना सिखाएंगे तब सरकार के आदेश का क्या पालन नहीं किया? लॉकडाउन आपने किया तो आपने ही मजदूरों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर आप चाहते तो एक प्लान्ड वे में लॉकडाउन करके इस तरह से सड़कों पर लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ते तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात मैं आना चाहूंगी, ये अभी ये कह रहे थे पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड पे इसलिए सवाल उठा क्योंकि उसका ऑडिट कैग से नहीं किया, आपने किसी सार्वजनिक अधिकरण से नहीं कराया, तो फिर उस पर तो सवाल उठेंगे। खैर, उस पर डिबेट नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तीसरी बात मैं कहूंगी कि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब अच्छा कर दिया। अगर आपने कुछ अच्छा किया, देखिए बीच में नहीं बोल रही थी मैं, प्लीज बीच में मत बोलिए। आप एक चीज समझने की है, आप बिहार में वर्चुअल रैली करते हैं, आप मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का काम करते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या करके उसे लूटतंत्र बनाने का काम करते हैं। इससे बेहतर था आपने आत्मनिर्भर बनाने की अगर बात की तो आप कर्ज पैकेज देके आत्मनिर्भर बनाएंगे क्या? कैश पैकेज दीजिए, आत्मनिर्भर बनाइए। और राशन नहीं, भाषण नहीं, आज राशन की आवश्यकता है उसे जेब तक पहुंचाइए, कैश दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जब जब स्वार्थी अहमवादी रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब तक जनता का शैलेश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। दुबई जाल का पर्दाफाश करता है और जब जब जुल्मों को सहने की इंतहा हो जाती है तब तक जुल्मों की तपिश से हुआ संतोष चिंगारी से शोला बनकर शक्ति का रूप धारण कर लेता है। और यासिर जी देखिएगा, आपकी कथनी और करनी की तो दुबई चाल है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। आने वाले परिणाम आपको बता देंगे। देश की साधना भारती अब यासिर जिलानी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। और जरा आप, ठीक है, अब जवाब सुनिए, यासिर जिलानी इसका जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो समझ रहा था कि मेरी मतलब हमारी कांग्रेस की जो पैनलिस्ट हैं मैंने जो बात रखी उसका जवाब देंगे, लेकिन फिर उन्होंने वही राजनीतिक तो इनका पास हो चुका है कि वो चीन चली गई, वो गलवान चली गई और वो ये कभी नहीं बताएंगी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल गांधी ने किस हैसियत से MOU साइन किया था, किस हैसियत से MOU साइन किया था। जिस वक्त के विदेश मंत्री पीछे खड़े थे, सोनिया गांधी पीछे खड़े थे, और इस वक्त का जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है जी जिनपिंग वो पीछे खड़ा था। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से डिबेट पर टॉपिक पर आप भी नहीं बोले यासिर जिलानी साहब, और साधना भारती ने भी पूरी ईमानदारी से जवाब नहीं दिया था, उन्होंने भी लॉकडाउन पर जवाब नहीं दिया था। ठीक है, मैं शैलेश जी आपके पास आ रहा हूँ, इकबाल जी उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा साधना जी और यासिर जिलानी। मैं शैलेश पांडे आपके पास आना चाहूंगा। शैलेश पांडे जी, क्या जिस तरह से लॉकडाउन खत्म होने के बाद सेंटर ने तमाम रियासतों से कह दिया कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए अपने हिसाब से, अब देख लीजिए आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि मुल्क में लॉकडाउन लगाने की, दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेट को जरूरत हो, जहां पर जिस तरह से जरूरत हो, अलग अलग स्टेट उस हिसाब से लॉकडाउन लगाए। क्या आपको लगता है कि सेंटर ने कहीं ना कहीं किनारा कशी कर ली है? सेंटर अब बचना चाह रहा है इन तमाम हालात से और सीधे सीधे जिम्मेदारी उसने स्टेट को दे दी है। जी अबू जी, देखिए आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, और वही बात मैं कह रहा हूं जो अभी जिलानी जी ने कहा और जो आपका प्रश्न है। जी, केंद्र सरकार ने शुरू से ही जो राहत की बात कही, कोरोना को कंट्रोल करने की बात कही, पहले लॉकडाउन को खत्म करने की बात कही, तो मैं इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी का। ये संवेदनशील विषय है, लोगों के जीवन और मरण का विषय है, देश का प्रश्न है, इस पर हमें राजनीति नहीं करना है। ये चर्चा है, चर्चा में मैं कुछ प्रश्न उपस्थित करता हूँ आपके साथ। केंद्र सरकार ने, जबकि मुंबई महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी होने के बाद सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा फंड हम दिल्ली को देते हैं, लेकिन मुंबई को क्या दिया, महाराष्ट्र को क्या दिया? और इन्होंने जो राहत पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़, ये बताए, आज जनता पूछ रही है 20 लाख करोड़ किनके जेबों में गया? क्या वो सीधा लोगों के गरीबों के जेब में गया? क्या मजदूरों के जेब में गया?
चाहे व्यापारियों का जिनके धंधे बंदे उनके जेब में गया, जो नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, जिनके हालात थे, आज वो 4 महीने से घर पे बैठे हैं, भूखे बैठे हुए हैं। तो ऐसे हालात में लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे? ये केंद्र का ये जवाबदारी बनती थी। ये जवाबदारी सही ढंग से ना निभाने के कारण लोग बाहर आए, जो लॉकडाउन टूटा। दूसरी बात, मजदूर रास्ते पर उतरे। मजदूरों के लिए आप ट्रेन भेज रहे थे, बस भेज रहे थे, आपने वो भेजा नहीं। मजदूर पैदल चलने लग गए, उनको खाने का ठिकाना नहीं, उनको आपने वो रास्ते पे आ गए। मतलब व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सभी लोग हर तरह से परेशान है। उनके परेशानी के निवारण के लिए जो राहत राशि है वो उन तक पहुंची नहीं। अभी 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है राशन। कितना लोगों तक राशन पहुंचा है? आज भी मैं दावे से बोलता हूं कि मैं अनेक कामगार उद्योग संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। आज लोग आंदोलन पे आमादा है कि नहीं, लॉकडाउन खोला जाए, वरना हम रास्ते पे उतरेंगे, हमारे हालात खराब है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाए। ऐसे हालात है, लोग आंदोलन करने के लिए अब मजदूर व्यापारी संगठनाएं लोगों के सामने आ रही है, मीडिया के सामने आ रही है, सरकार के पास पत्र दिया जा रहा है। लेकिन ये केंद्र सरकार इकबाल हैदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल हैदर साहब, बचना नहीं चाहिए। वाकई में अगर पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें सही से मंसूबाबंदी की जाती तो आज दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आती, हम काबू पा लेते कोरोना पर। नहीं, हम तो कहेंगे आपसे, मैं बड़ी खामोशी से सबकी बात सुन रहा था। जी। लॉकडाउन तो एक मसले का समाधान नहीं है पूरे मुकम्मल तौर पे, लेकिन एक चीज मान के चलना होगा आपको कि ये खुदाई कहर लगा दिया दोबारा से लॉकडाउन। RSJ नहीं, बिल्कुल लगाया। खुदाई कहर है, और कहर से, अल्लाह के कहर से बचा नहीं सकता है कोई। बस उसका इंतजाम जो इंसान कर सकता है, हाँ, ले एहतियात तो कर ही सकता है। एहतियात तो इंसान के बस में है, खुदा भी नहीं है। नहीं है एहतियात तो इतना बिहार गवर्नमेंट ने किया है, बिहार की हुकूमत और बिहार के वजीर आला इज्जतमाब नीतीश कुमार जी ने किया है कि उतना कितने मामलों को गिनाया जाए आपसे। सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए का नकद और बिहार वासियों को दिया। PM उज्ज्वल योजना में सिर्फ रोहतास में 2,20,000 कनेक्शन दिया गया, महिलाओं के खाते में पैसा दिया गया। जांच के बाद 23,27,000 नए राशन कार्ड बिहार में बने, इनमें से 13,000 अब तक बांटा जा चुका है। अच्छा, लॉकडाउन में सबसे बड़ी चीज है कि लॉकडाउन के दौरान 2 माह बंद पड़े बिहार के सभी जो व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, जो बिजली से प्रभावित थे, बिजली से चलते थे, वो बिजली का फिक्स चार्ज जिसकी लागत 160 करोड़ रुपए थी, बिहार सरकार ने माफ कर दिया। संक्रमण के कोरोना से अफेक्टेड बढ़ते हुए अफेक्शन को देखते हुए राज्य के सूबे के तमाम मेडिकल कॉलेजों को कोरोना का डेडिकेटेड हॉस्पिटल अनाउंस किया गया। तो जो इतनी तैयारी, इतना सब कुछ किया, तो दोबारा से लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल बस ये है, जब इतनी तैयारी की, इतना एहतियात नीतीश कुमार जी कर रहे थे, दोबारा लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी? फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? जब सब कुछ नीतीश कुमार जी, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, तो फिर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल ये है इकबाल साहब। हमने तो कहा आपको कि ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इससे तबाह हुई है और ये खुदा का कहर है। ठीक है, और इससे यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यासिर जिलानी साहब, लगाया जा सकता है। अपोजिशन बार बार यही कह रहा है कि लॉकडाउन जो लगाया गया उसमें कोई तैयारी सरकार ने नहीं की। अगर सरकार उसमें तैयारी कराती, सरकार उसमें थाली बजवाती रही, सरकार उसमें दिए जलवाती रही, अगर मेडिकल की तरफ, हेल्थ की तरफ अगर सरकार ध्यान देती, फोकस करती, तो आज शायद मुल्क भर में इस तरह के हालात नहीं होते। आज कोरोना का कहर जो इतना ज्यादा बढ़ गया है, शायद हालात इतने खराब नहीं होते। यासिर जिलानी साहब, आप बहुत रिसर्च के साथ सहाफत करते हैं, आप बड़े सहाफी हैं हिंदुस्तान के,
आप बताइए कि आज पूरे उत्तर भारत में घर घर में पीपीई किट्स की इंडस्ट्री खुल गई। आत्मनिर्भरता की आपको और क्या मिसाल मैं बताऊं। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन को सही नहीं कराया गया, सिचुएशन सही नहीं बनाई गई। आप बताइए सैनिटाइजर आज दोबारा लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही? यासिर गिलानी साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये सुनिए, आज दोबारा से लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए आबादी के लिहाज से दुनिया आप दूसरे स्टेट की बात मत कीजिए, जहां पर बीजेपी की सरकार है उन्हीं स्टेट की बात कर लीजिए। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं की बात कर लीजिए। आबादी के आर्थिक हालात इतने खराब थे, एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या किया है। ये आत्मनिर्भरता दे रही है। हाँ, लोगों को आत्महत्या के तरफ प्रवृत्त कर रहे हैं केंद्र सरकार। अबू हुरैरा साहब, मैं शफीउल्लाह साहब आ रहा हूं, गरीब आत्महत्या कर रहे हैं। आज एक परिवार के 4 लोग, मैं शफीउल्लाह साहब उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। 4 महीने से घर क्या, उसका क्रेडिट भी बीजेपी लेना चाहती है। कहाँ गया आपका 20 लाख करोड़? ये तो सिर्फ लगे हुए हैं शैलेश जी, ऑपरेशन लोटस चलाने में। सुन लीजिए, ऑपरेशन लोटस बंद करिए, ऑपरेशन कोरोना करिए। मैं सबका कमेंट दूंगा। ऑपरेशन लोटस बंद करके ऑपरेशन कोरोना करिए। देश को ऑपरेशन कोरोना की जरूरत है। शैलेश, ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं है। पांडे जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बना रहे, सुन लीजिए, साधना भारती जी सुन लीजिए, जिनको जनता ने एक एक करके बात रख लीजिए, एक एक करके बात रख लीजिए। मैं सबके पास आ रहा हूँ। बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था, दोबारा फिर से अगर इसे मछली बाजार बना देंगे मजा नहीं आएगा। सुन लीजिए एक एक करके। मैं फिर सबका ऑडियो मुझे ऑडियो कम कराना पड़ेगा, मुझे सबका ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। सुन लीजिए एक एक करके, सभी लोग सुन लीजिए। देखिए इस तरह सारे लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं समझ में आएगा तो जो व्यूअर से उन्हें क्या समझ में आएगा। साधना जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, शैलेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, और शफीउल्लाह साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। यासिर गिलानी जल्दी से बात पूरी करिए। यासिर गिलानी जल्दी से बात पूरी करिए। पांडे जी अभी कह रहे थे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये जीवन मरण की बात है, महामारी से इम्पैक्ट और इफेक्ट हुए हैं जनमानस, और राजनीति करने लगे। खुद आप अपने उद्धव साहब ठाकरे से जरा सवाल करिए ना कि महाराष्ट्र की हालत इतनी बद से बदतर क्यों हो गई, क्यों सड़कों पे मजदूर आ गए। वो तो आपके कंट्रोल में था। आपका पूरे सिस्टम क्यों फेल हो गया? क्यों सरकार क्यों गरीबों तक आंसू नहीं पहुंचा पाई? जो देवेंद्र फडणवीस जी सेंट्रल ने भेजा है, जो पैसा सेंट्रल ने दिया क्यों नहीं पहुंचाया आपने गरीबों तक? ये उद्धव साहब ठाकरे से पूछिए, क्योंकि उद्धव साहब ठाकरे उस कल्चर के मुख्यमंत्री होगी जहाँ लूट और खसोट के अलावा कुछ चलता नहीं है। वो कांग्रेस और बात हो गई। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। साधना भारती जल्दी से अपना कमेंट। साधना भारती जल्दी से आप कुछ कहना चाह रही हैं। भाई शफीउल्लाह साहब उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। शैलेश जी बात हो गई, यासिर गिलानी बात हो गई जी। साधना भारती 30 सेकंड जी। यासिर जिलानी जी ऐसा साउंड कर रहे हैं जैसे विपक्ष में बैठे हो। ये पूछ रहे हैं महाराष्ट्र से बताइए अन्न क्यों नहीं। अरे आप ये कह रहे हैं हम कुछ करेंगे ही नहीं, आप बस वर्चुअल रैली करने के लिए और कांग्रेस का मंच नहीं है जहाँ बिना मुफ्ती ये करेंगी। सरकार में ये बताइए इनको, ये बताते हो डिबेट का मैनर सिखाइए। अरे जनता मैंडेट हमें देती है, तुम जोड़ तोड़ करके सरकारें बना लेती है ये भाजपा, और उसके बाद कहती है कि अरे आप तो कुछ नहीं रहे, आप सरकार में बैठे के सवाल पूछने के लिए बैठे हैं क्या? विपक्ष का काम सवाल पूछना होता है, आपका जवाब देना होता है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि पूरे हिंदुस्तान में इनका सफाया हो गया। ठीक है, सही है। शफीउल्लाह साहब आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं यासिर गिलानी से एक कमेंट और ले लूंगा जी। शफीउल्लाह साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। साधना जी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। साधना जी बात हो गई। देखिए सारे हिंदुस्तान में जहां कहीं माइग्रेंट मजदूर फंस गए, सारे हिंदुस्तान में माइग्रेंट मजदूर सब जगह फंस गए तकरीबन 1.5 महीना, और उनको वापस जाने का इंतजाम सही से हुकूमत ने नहीं किया, ना ही राशन पानी का काम किया। और सारा इंतजाम जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों ने, SDPI भी मिलाकर सारी तंजीमों ने काम किया। अब श्री यासिर जिलानी साहब वो सारा क्रेडिट जो है बीजेपी के गोद में डालना चाहते हैं, जो गलत बात है। बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हुकूमत अगर बराबर जिम्मेदारी निभाती तो ये सारी तंजीमें अपने काम करना नहीं था, और सारा पैसा लोगों ने लगाया। अलग अलग स्टेट में लॉकडाउन लग रहा है, अलग अलग शहरों में लॉकडाउन की नौबत आ रही है, तो ये सरकार को समझना चाहिए कि सरकार के लिए अलार्मिंग है।
आज केसेस तकरीबन 30,000 24 घंटे में, रोजाना तकरीबन 30,000 या उससे कम केसेस एक तरह से आ रहे हैं। तो और लॉकडाउन की जो दोबारा से नौबत आई, ये अलार्मिंग है सरकार के लिए। सरकार को अब इस पर सोचना होगा, सियासत से, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन आप समझिए कि टेस्टिंग जो रेशियो है इस वक्त बेहतरीन तरीके से घर घर जाके लोगों को निकाल के और उनको टेस्ट करने की आज के डेट में हर वार्ड में, हर मंडल में, हर जनपद में, हर शहर के मोहल्लों में हमारी जो मेडिकल टीम से चाहे जिस सूबे की है, सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है सेंट्रल की सरकार, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट बहुत ज्यादा रेशियो में हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस भी का नंबर बढ़ रहा है और जो सेकेंड फेज का जो केसेस का नंबर है वो ऑलमोस्ट 9+ लाख का है। मैं इस बात को मानता हूं अबू हुरैरा साहब, और मैं शफीउल्लाह साहब जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारी तंजीमों ने मानने के लिए बहुत मदद करी है। हम उनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट जितनी बड़ी तादाद में होना चाहिए थे उस तरह से नहीं हो रहे हैं, सरकार टेस्ट कराने में फेल है। नहीं, टेस्ट हो रहे हैं, तभी तो आज आपको रेशियो 24 हजार अगर एक दिन में मामला सामने आ रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको ये केस सामने आ रहे हैं, और ये इसलिए किया जा रहा है कि हम भारत के जनमानस को स्वस्थ रख सके, हम उनके सेहत का हमें ख्याल है। और मैं शफीउल्लाह साहब को फिर कहना चाहता हूं कि जिन तंजीमों का आपने नाम लिया और उन्होंने मदद करी है तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुल्क में अब हालात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो नौबत अब दोबारा से लॉकडाउन की आने लगी है, इस पर अब सरकार को सोचना होगा। ये हालात, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मुल्क के लिए, मुल्क के आवाम के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए एक तरह से अलार्मिंग है। WHO जो कह रहा है कि अब ये हालात बद से बदतर हो सकते हैं, तो अभी से कम सरकार को इन हालात से सबक लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, साधना भारती, सैयद शफीउल्लाह साहब, इकबाल हैदर साहब और शैलेश पांडे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।